हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस पूरे मैराथन में कवर करने वाले हैं। एक मैराथन है, शॉर्ट में मैराथन होगा। बहुविकल्पीय सारे क्वेश्चन पूरे किताब का निचोड़ आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी को दिल से एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत सारा कमेंट किया है व्हाट्सएप पे और जो है बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट आए हैं कि सर बहुत धन्यवाद, आपके पढ़ाए हुए समाजशास्त्र में पेपर में आए हुए थे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी की प्रतिक्रिया के लिए। ऐसे ही पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि आप सभी क्वेश्चन भूगोल में भी आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा और 8 बहुविकल्पिक क्वेश्चन रहेगा। पूरी कोशिश करेंगे कि 8 में 8 आपका यहीं पे फिक्स हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा और यहाँ पे देखिए जो है इसका जो उत्तर है आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरा थोड़ा गला खराब हो गया भाई, सर्दी जुकाम थोड़ा इस परेशानी से। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहला आपके सामने है। शुरुआत करते हैं पहले भूगोल के जनक से, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल का जनक शुरुआत करते हैं कि भूगोल के जनक कौन है। एरिस्टोस्थेनेस, टॉलमी, इमैनुअल कांट या फिर हेरोडोटस। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका सभी का यहाँ पे एरिस्टोस्थेनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, तो मानव भूगोल इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल का जनक भी पूछा जा सकता है। मानव भूगोल के जनक एलन सैंपल, रटजल, विडाल डिब्लास या फिर हेकेटियस। तो मानव भूगोल का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है रटजल को। ठीक है, इसमें आपको ट्रिक से मैंने याद करवाया था कि मान लीजिए एक रैट है। ठीक है, एक रैट है, रैट मतलब चूहा होता है और चूहा अपने बाल में जेल लगा ले तो क्या बन जाएगा? रैट जेल बन जाएगा। ठीक है, तो मानव भूगोल का जनक कौन है? रैटजल है। आगे देखिए क्वेश्चन अगला आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? उपागम यानी अप्रोच बोलते हैं, इसे स्रोत बोलते हैं यानी मानव भूगोल का। तो उसमें देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। ये क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछा था। किसी ने सेट में पूछ लेता है, लगभग 7 सेट बनते हैं यूपी में, तो किसी न किसी सेट में तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन है आपको पता नहीं, इसलिए सारे क्वेश्चन एक बार फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि मानव भूगोल का जो है उपागम नहीं है, तो उसमें मात्रात्मक क्रांति इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। रुको और जाओ की संकल्पना किसने दिया है? तो रुको और जाओ यानी स्टॉप एंड गो की संकल्पना दिया है ग्रिफिथ टेलर ने। ध्यान रखेंगे, नव निश्चयवाद की संकल्पना इसे भी कहा जाता है। तो ये भी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि नव निश्चयवाद किसे कहते हैं या फिर नव निश्चयवाद का जनक कौन है या संकल्पना किसने दी है? तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आपके सामने है। निम्नलिखित में से भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक सूचना का जो स्रोत नहीं है, यात्री के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा और इसमें जो राइट आंसर भौगोलिक सूचना का स्रोत में ये प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। बहुत सारे किताबों में अलग अलग आंसर दिया है, लेकिन मैंने जो किताबों में देखा है अलग अलग किताबों में ज़्यादातर मुझे प्राचीन महाकाव्य ही मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव भूगोल के निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? इंपॉर्टेंट है, करा कि प्रकृति किस संकल्पना में विश्वास करती है, यानी इसका मतलब कि जो प्रकृति है वह सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, संभववाद, प्रत्यक्षवाद, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है, मतलब ये परिभाषा किसने दिया है? एलन सैंपल का है या फ्रेडरिक रटजल का है या विडाल डी ब्लास का है या जीन ब्रोन्स का है? तो आपको बता दें ये परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है और ये परिभाषा जो है मानव भूगोल के जनक रटजल का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगली परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन मानव भूगोल की किस विद्वान ने दी है? एलन सैंपल, इमैनुअल कांट, विडाल डी ब्लास या फिर रटजल? तो आपको बता दें कि जो रटजल हैं इन्हीं की शिष्य हैं एलन सैंपल, इन्होंने दिया है। ठीक है, इनकी शिष्य का नाम है एलन सैंपल। सैंपल भाषा में इन्होंने अपनी परिभाषा इस प्रकार से दिया है। ठीक है, चलिए
आगे है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 आपके सामने है कि नवनिश्चयवाद या फिर नवनियतिवाद की संकल्पना निम्न से किस विद्वान ने दी है। तो यहाँ पे देखिए नवनिश्चयवाद यानी नया नया, नव मतलब नया होता है, तो नया नया कपड़ा सिलाने कहाँ जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, तो राइट आंसर में टेलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अननोन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो आपके जवाब से जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर प्रौद्योगिकी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10वां के बाद 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। देखिए वृद्धि पूछा है, जनसंख्या नहीं पूछा है, मतलब जनसंख्या वृद्धि पूछा है। अगर केवल जनसंख्या पूछा होता, वृद्धि ना पूछा होता तो आंसर एशिया होता, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पूछा है तो राइट आंसर इसमें अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इसमें डिपेंड करता, ऑप्शन क्या दे रखा है, टॉप जो है 3 में बात करेंगे तो टॉप 3 का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले पे चीन आता है, दूसरे पे भारत आता है, और तीसरे पे जो है आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आ जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए आ जाएगा। ठीक है, ये टॉप 3 के देश हैं, इनको ध्यान रखेंगे। और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया आएगा, आ जाएगा। तो इसमें देखिए कहीं जो है चीन दिखाई, इधर चीन नहीं है, भारत भी नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा आकार सबसे छोटा महाद्वीप है। जनसंख्या आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है ओशिनिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप। ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या आकार में सबसे छोटा है। ठीक है, तो ओशिनिया इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए नाम चेंज कर देता है, तो आप उसे भी समझेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या, विरल मतलब होता है दूर दूर फैला होना। ठीक है, दूर दूर फैला होना, और सघन मतलब होता है बहुत पास पास होना। ठीक है, बहुत पास पास होना, उसे सघन कहते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे कह रहा है कि विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे सघन जनसंख्या है। ठीक है, तो आटाकामा मरुस्थल का नाम है ये। क्या मरुस्थल में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, नहीं। आगे है दक्षिण पूर्वी एशिया, हाँ दक्षिण पूर्वी एशिया में निवास करती है, यानी जो है इंडोनेशिया, भारत कभी हिस्सा उसमें आता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, और जो है दक्षिणी अमेरिका में, या फिर एशिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर वृद्धि पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और अगर जनसंख्या निवास ज़्यादा कहाँ करती है तो जवाब होगा एशिया महाद्वीप में। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक मतलब ये होता है कि जिस कारण से एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो जहां से जाते हैं ना उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। वहां कोई समस्या रही होगी इसलिए चले जाते हैं लोग वहां पे, तो जलाभाव, वहां पे जलाभाव हुआ होगा। ठीक है, बेरोजगारी, महामारी, ये सब तीनों कारण लोग जाते हैं, लेकिन पूछा नहीं है तो चिकित्सा सुविधा जहां रहती है वहां पे लोग तो जाते हैं, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने यहाँ पे है। 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनसंख्या में मतलब किस में जनसंख्या सबसे कम है। तो बांग्लादेश में ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी ज़्यादा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ज़्यादा है, अफगानिस्तान में इनमें से कम है, तो राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इसमें भी देखिए जो है इंडोनेशिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखा है, तो उसमें चीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम जो है गुणों का वर्णन करता है। तो उसमें देखिए आपका आकार में वृद्धि, गुणों में धनात्मक परिवर्तन, गुणों में साधारण परिवर्तन, या आकार में स्थिरता। तो इसमें गुणों में जो है धनात्मक परिवर्तन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित से किस विद्वान की देन है। अमर सेन की, महबूब उल हक की, एलन सी सिंपल, ये रटजल की। तो अपने महबूब को ध्यान रखेंगे, मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में किस देश में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है, यानी HDI
ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जो है किस देश में सर्वाधिक है? सर्वाधिक नहीं है पूछा है, सर्वाधिक नहीं है, नॉर्वे में है, पहला पॉइंट। सबसे कहाँ पे है? नॉर्वे में है, ध्यान रखेंगे। ये मानचित्र में भी भरने का आता है तो नॉर्वे ध्यान रखेंगे। और अर्जेंटीना में भी है, जापान में भी है, लेकिन मिस्र में नहीं है। मिस्र आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश जो है किस महाद्वीप में है? तो जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है और ये आता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रिया नहीं है? प्राथमिक क्रिया वो क्रिया होती है जो प्राकृतिक संसाधनों को डायरेक्ट उपयोग कर जो है किया जाता है। तो आखेट किया जाता है, बिल्कुल। कृषि भी होता है, खनन भी होता है, लेकिन विनिर्माण उद्योग जो है नहीं होता। तो राइट आंसर इसमें विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? इसमें पूछा है प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, तो इसमें तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सी है, तो इसमें मतलब ये है विनिर्माण नहीं है, व्यापार नहीं, खनन है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा खनन। शिक्षक भी नहीं, खनन से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो डेनमार्क इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल वो फसल होती है जो बागानों में की जाती है, जो व्यवसाय के लिए की जाती है और जो है बड़े क्षेत्रों में की जाती है। तकनीक का ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। करा रोपड़ फसल नहीं है। कॉफ़ी है, गन्ना भी है, गेहूँ नहीं है, तो गेहूँ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ भी है, तो गेहूँ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो भारत और श्रीलंका में चाय बागानों को किसने विकसित किया था? ब्रिटेन वासियों ने, फ्रांस वासियों ने, ब्रिटेन वासियों ने, स्पेन वासियों ने, या फिर अमेरिकी वासियों ने? तो 27 नंबर क्वेश्चन इसमें ब्रिटेन वासी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फूलों की कृषि कहलाती है भैया जो है ट्रक फार्मिंग, मिश्र कृषि, कारखाना कृषि या पुष्प उत्पादन। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पुष्प उत्पादन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल है? बगाती फसल वो फसल होती है जो व्यवसाय के लिए की जाती है। रोपड़ फसल बगाती फसल के अंतर्गत आती है। चना है, गेहूं है, रबर है, धान है। तो चना, गेहूं और धान ये सब जो है आपकी खाद्य फसल है। रबर जो है ये बगाती फसल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बगाती फसल इसमें नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वही मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्लियर करने की कोशिश किया है। इसमें पूछा है कि कौन सी बगाती फसल है, इसमें पूछा है नहीं है, तो वही आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करना रहेगा। बगाती फसल नहीं है तो रबड़ भी है, कहवा भी है, चाय भी है, मक्का इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर मक्का हो जाएगा। निम्नलिखित अगला है, निम्नलिखित में से कृषि के प्रकार में कौन सा प्रकार कर्तन दहन प्रणाली या कर्तन दहन कृषि कहलाता है? कर्तन मतलब काट कर, दहन मतलब जलाकर। तो कृषि ऐसी कृषि जो जंगलों को काट कर जलाकर और फिर खेती की जाती है उसे कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। और एक कृषि होती थी आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदि मतलब प्राचीन समय में, आदि मतलब प्राचीन काल मतलब समय, प्राचीन समय में जो जीवन यापन के लिए अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे लोग, उसी को कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारी कृषि या फिर रोपड़ कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या फिर सहकारी कृषि? तो इसमें राइट आंसर भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ में जो है प्रमुख उत्पादक देश है? चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर मलेशिया? तो उसमें मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फजेंडा का अर्थ क्या है? फजेंडा जो है ये कहवा के बागानों को कहते हैं। कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है और ब्राज़ील में जो है ये फेमस है कहवा। ठीक है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहवा। आगे है नेक्स्ट है बगाती फसल नहीं है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बगाती फसल नहीं है, तो बगाती फसल जो है चाय, रबर और कपास भी है। इसमें चावल जो है नहीं है। बगाती फसल खाद्य फसल के अंतर्गत आती है। राइट आंसर इसमें चावल हो जाएगा। ठीक है, आगे है विश्व में कहवा का सबसे जो है सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसमें राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। निम्नलिखित में से किस विस्तृत एक ही बार रहेगा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, प्रेरी ये घास का मैदान है, पंपाज भी घास का मैदान है, स्टेपी भी घास का मैदान है। ठीक है, यहाँ पे जो है घास का मैदान है, तो उसमें करेक्ट आंसर आपका अमेजन बेसिन हो जाएगा। अमेजन बेसिन ये नदी वाला क्षेत्र है। ठीक है, अमेजन बेसिन नदी वाला क्षेत्र है, तो इसमें जो है
आपका जो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीयक सेक्टर यानी प्राथमिक क्रियाओं को जब दूसरे किसी उपयोगी वस्तु में बदला जाता है तो उसे द्वितीयक जो है कहा जाता है। ये प्राथमिक हो गया, जब इसको दूसरे में बदल देंगे द्वितीयक हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। आगे इसमें देखिए वस्त्र निर्माण है, टोकरी बनाना, मछली पकड़ना, इस्पात प्रगलन। तो जो इस्पात प्रगलन गलाना होता है, ठीक है, प्रगलन यानी गलाना, ठीक है, उसको पिघलाना, तो यहाँ पे इस्पात इसका राइट आंसर, इस्पात प्रगलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है। स्वामित्व जो होता है व्यक्तित्व नहीं, खुद का मालिक होता है। तो खुद का मालिक कौन होता है, जो पूंजीवाद होता है, समाजवाद, मिश्रितवाद, तो उसमें राइट आंसर पूंजीवाद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूंजीवाद जो होता है वो अपने आप में एक व्यक्तित्व का मालिक होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर में पूंजीवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैनचेस्टर किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में पड़ता है और जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग या फिर जूट उद्योग, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर जो है 41 आपके सामने यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उद्योग के अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। इसमें जो आधारभूत उद्योग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कपास है, ठीक है, तो कपास से क्या बनेगा, कपास से बनेगा कपड़ा। तो यहाँ पे जो कपड़ा बना है वो किससे बना है, कपास से, तो कपास का जो आधारभूत उद्योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप मतलब सेवा क्षेत्र की बात हो रही है। खेती, यहाँ पे खेती 2 बार आ गया, इसमें व्यापार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, व्यापार इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वे कार्य जिनमें उच्च परिमाण और अन्वेषण सम्मिलित होते हैं। अन्वेषण सम्मिलित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं। अन्वेषण में तो शोध करना, रिसर्च करना, तो ये चतुर्थक क्रिया में आ जाता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। इसका भी आंसर कहीं कहीं अलग अलग दिया है, तो इसमें सेवा जो है आपका सेक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्किन मध्य से होकर जो है गुजरता है, ठीक है, गुजरता है। तो यहाँ पे पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डार्बिन और मेलबर्न, ठीक है, ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार से समथिंग ऐसे जो है आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे जो है इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और एक तरफ पे है यहाँ पे मेलबर्न है, एक तरफ डार्विन है, ठीक है। इसको इस प्रकार से रेल जो है जोड़ा गया है। तो पार महाद्वीप का मतलब होता है एक पार से दूसरी पार तक, ठीक है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर। जैसे ये रोड है, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, आप रोड के इस पार खड़े हैं और जो है आपको इस पार जाना है, इस पार जाना है, तो कहेंगे भैया उस पार जाना है। तो पार मतलब क्या, एक छोर से दूसरे छोर पर जाना, उसी को पार। और महाद्वीप क्यों कहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है ना, तो इस प्रकार से महाद्वीप, पार महाद्वीप कहा गया। इसका नाम स्टुअर्ट मार्क रखा गया है क्योंकि वहाँ पे भाई अंग्रेज है, उस टाइप के नाम रखे गए हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन और मेलबर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यूरो टनल जो है जोड़ता है किसको। तो यूरो जो टनल है ये पेरिस और लंदन को जोड़ता है, ठीक है। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और लंदन किसकी राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी जो है ये लंदन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है, तो इसमें जो है ओमस्क, मास्को, ओमस्क, चीता, टोमस्क, तो टोमस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो पनामा जो नहर है इसको थोड़ा सा इस प्रकार से इमेजिन करिए, तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, और फिर इसके नीचे जो है यहाँ पे साउथ अमेरिका है, इस प्रकार समथिंग ऐसे बनेगा, ठीक है, ये साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको जोड़ता है, ठीक है, ये है पनामा नहर, पनामा देश है, वहाँ से एक नहर बनाई गई है। इधर पड़ेगा आपका जो है, इधर पड़ेगा अटलांटिक महासागर, ठीक है, इधर पड़ेगा अटलांटिक महासागर और इधर पड़ेगा प्रशांत महासागर। तो दोनों को जोड़ने काम करता है कौन, ये पनामा नहर, ठीक है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सुएज नहर। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो उसको भी थोड़ा सा इमेजिन करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये जो है आपका साउथ अफ्रीका महाद्वीप,
ऐसे समथिंग इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और यहाँ से जो है इस प्रकार से जो है ये आपका यूरोप महाद्वीप आ जाएगा उस साइड में। तो यहाँ पे जो है ये लाल सागर है, ठीक है, ये है लाल सागर, मैं नीला से लिख रहा हूँ लेकिन लाल सागर है। और इधर है भूमध्य सागर, ठीक है, इधर भूमध्य सागर है। अब यहाँ से इस प्रकार से जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया है, इसको बोलते हैं सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर, इसको सुएज नहर बोलते हैं। ये सुएज नहर जोड़ती है किसको, लाल सागर को और भूमध्य सागर को। तो राइट आंसर देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट है बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है। तो बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर होकर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित होता है, दूध प्रवाहित होता है या तेल, यानी मतलब कि एलपीजी गैस या फिर जल या फिर पेट्रोल। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एलपीजी। और ये बिग पाइप इंच लाइन जो है ये जो आपका संबंधित है ये यूएसए महाद्वीप से संबंधित है, मतलब सॉरी यूएसए देश से संबंधित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। और अगर पेपर में आपके पूछ ले कि बिग इंच पाइपलाइन किस देश से संबंधित है तो जवाब हो जाएगा यूएसए। एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संसार के अधिकांश महान पत्तन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, विस्तृत पत्तन, तेल पत्तन, औद्योगिक या नौसेना। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विस्तृत पत्तन, ठीक है, विस्तृत पत्तन। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार समूह भारत का जो है सह सदस्य है। तो भारत का सह सदस्य है साप्टा का, आसियान का, OECD का या ओपेक का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साप्टा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ पे है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो किसी एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है तो डिपेंड करता ऑप्शन क्या दे रखा है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल है। तो जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा पहले तो देखिए पहले बिहार में है, ठीक है, पहला स्थान आता है बिहार का, और दूसरा स्थान आता है आपका वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का, और तीसरा स्थान आता है आपका केरल का, ठीक है, केरल का, और चौथा स्थान आता है यूपी का, ठीक है, यूपी का। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दे रखा है। जब इसमें बिहार नहीं दिया है तो पश्चिम बंगाल दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको 2025 में ITI करनी है तो CBBCL ITI गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 100% सही सटीक जानकारी मिलेगी। ITI में एडमिशन कैसे होता है, किस ट्रेड से करें कि हमें गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जॉब मिल जाए, या और कितना पैसा लगेगा, सब कुछ A to Z 100% सही सटीक जानकारी मिलेगी। तो अगर आप ITI करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडमिशन आपकी लास्ट में मई के शुरू हो जाएगी तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 55 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो नगरीय जो जनसंख्या है वो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में, गोवा में कहाँ पाई जाती है। तो जवाब हो जाएगा सभी का महाराष्ट्र, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समूह भारत में विशालताई भाषाई समूह के रूप में जानी जाती है, चीनी तिब्बती, भारतीय आर्य, द्राविड़ या फिर ऑस्ट्रिक। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय आर्य, ठीक है, भारतीय आर्य क्वेश्चन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दे रखा है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। तो जनसंख्या सर्वाधिक देखिए सबसे पहला स्थान यूपी का आता है, दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का आता है, और तीसरा स्थान आपका बिहार का आता है, ठीक है। तो चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है। तो जनसंख्या में सर्वाधिक डिपेंड करता कि ऑप्शन क्या दे रखा है। तो इसमें यूपी दिया है, नहीं दिया है, महाराष्ट्र दिया है, हाँ बिल्कुल महाराष्ट्र दिया है, तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, पटना ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, और भोपाल किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है, और जो कोलकाता है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला है सड़क किनारे विकास, जो मानव बस्तियां हैं वो किस प्रकार की होती है। तो सड़क ऐसे होता है ज़्यादातर, और उसके किनारे यहाँ पे किनारे किनारे घर बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे घर बने होते हैं, तो ऐसी बस्तियों को रेखीय बस्ती कहा जाता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है। तो दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज, इसमें नैनीताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटन नगर वो होता है जो प्राकृतिक दृश्य से पूरी तरह से संपन्न होते हैं। तो नैनीताल प्राकृतिक दृश्य से संपन्न
अन्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भूसंवर का जो है स्रोत है, जो है भूसंवर का। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात करते हैं प्रतिभूमि का, सीमांत भूमि का, या फिर जो है निबल बोया क्षेत्र का, या फिर जो है इसमें कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका निबल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाली एक परियोजना है, ये किससे संबंधित है। ग्रामीण विकास के संबंधित है, या फिर नगरीय विकास है, या फिर जल संभर विकास से संबंधित है, या फिर वन संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें देखिए दोनों में थोड़ा डाउट है। ठीक है, दोनों में थोड़ा डाउट है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर होगा, मैंने 2-4 किताबों में देखा है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाए जल संभर विकास से संबंधित है। ठीक है, इसमें देखिए वन संरक्षण भी संबंधित होता है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में ये भी दे रखा है। तो आप एक बार थोड़ा डाउट क्लियर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जिसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट है जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल जैविक, चक्रीय, अनवीकरणीय या फिर अचक्रीय। तो जल जो है वो चक्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने आ चुका है। इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, या किसमें बहती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से, गुजरात में। तो जवाब हो जाएगा राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बहती है या प्रवाहित होती है। 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने की कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरण का मतलब जिसको पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जल को प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ताप जो है इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नगर है। खनिज नगर में अंबाला, कोलकाता, डिगबोई, चंडीगढ़। तो ये डिगबोई जो है ये खनिज नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग ये क्वेश्चन का, जैसे मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया था, तो कई लोग कमेंट किए थे कि सर इसमें दूसरा आंसर होगा, लेकिन इसमें लिग्नाइट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिग्नाइट जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कोरबा प्रमुख कोयला खदान है। कोयला जो है प्रमुख खदान है, ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है। तो बता दें कि ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में भैया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे है नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। असम में, बिहार में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। तो प्रमुख तेल जो क्षेत्र है वो आपका राइट आंसर असम हो जाएगा। ठीक है, मां कसम, ये है असम। आगे है नेक्स्ट है मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई ये तांबा के लिए, खनिज तेल के लिए, बॉक्साइट के लिए, या फिर लौह एस के लिए। तो जवाब इसमें हो जाएगा मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने की किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कलपक्कम में, नरोरा में, तारापुर में, या राणा प्रताप सागर में। तो जवाब हो जाएगा इसमें पहला तारापुर, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है। तो रानीगंज प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, या फिर जो है नीचे दिया है कोयला या फिर लौह एस के लिए। तो जवाब हो जाएगा रानीगंज कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और ये है किस राज्य में। तो जवाब होगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा। क्वेश्चन है कि भारत के लिए खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। भारत में खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है खेतड़ी, राजस्थान में पड़ता है खेतड़ी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है। वायु, सेना, सोना, वनस्पति, लोहा। तो इसमें राइट आंसर वनस्पति हो जाएगा, क्योंकि जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो सबसे बड़ा, इस सारे गैर परंपरागत स्रोत है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा सूर्य है भैया। ठीक है, राइट आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है बोकारो शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। बोकारो शहर कपड़ा है, चीनी है, रसायन है, सीमेंट उद्योग है। तो भैया इसमें जो है बोकारो शहर, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। इसमें जो है ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं आपको, बना दे रहा हूँ पे। इसमें लौह इस्पात के लिए ध्यान रखेंगे, बोकारो जो है ये लौह इस्पात के लिए, ठीक है, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और ये झारखंड में पड़ता है। बोकारो झारखंड में पड़ता है, लौह इस्पात के लिए है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन आपको देगा, ऐसी नहीं कि यहाँ पे गलती हो गई है, लेकिन ऑप्शन आपको देगा। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड में स्थित है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। तो मध्य प्रदेश,
बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। तो देखिए बिहार में गंगा नदी बहती है, ठीक है, बिहार में गंगा नदी बहती है, झारखंड के बॉर्डर से टच होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है और उत्तराखंड में 2 गंगा नदी बहती है। इसका मतलब नमामि गंगे मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आईटीडीपी को संदर्भित जो है संदर्भ में वर्णित है, यानी उसका पूरा नाम बताना है। तो समन्वित पर्यटन विकास कार्यक्रम या प्रोग्राम, यहाँ पे कार्यक्रम भी लिख सकता है हिंदी में, आप प्रोग्राम ध्यान रखेंगे। समन्वित यात्रा प्रोग्राम विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम या समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। इसमें राइट आंसर होगा समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, ठीक है। आईटीडीपी का पूरा नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911, 1927, 1936, 1923। तो पहला जो रेडियो प्रसारण हुआ था 1927 में, 23 में, ठीक है, 23 में हुआ था। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन जो है ये 1960 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी नेशनल हाईवे जो है सबसे लंबा कौन सा है? NH1, NH7, NH5, NH8। तो उसमें राइट आंसर NH7 हो जाएगा, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है, मुंबई से ठाणे, ये दोनों महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं, मुंबई से ठाणे, और 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, ठीक है। चलिए आगे है भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, पारादीप। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध पोताश्रय है? स्थलरुद्ध या सबसे गहरा पूछ सकता है, और सबसे गहरा पूछ सकता है, तो राइट आंसर इसमें पोताश्रय में हो जाएगा, ये विशाखापट्टनम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट का मतलब ये है कि इस प्रकार से थोड़ा सा से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका पश्चिम दिशा, ये हो जाएगा पूरब दिशा, ठीक है, ये पूर्व दिशा। कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है पश्चिमी तट पर स्थित है? पारादीप उड़ीसा में, उड़ीसा यहाँ पड़ेगा, ठीक है। कोच्चि केरल में है तो यहाँ पड़ेगा कोरी। तूतीकोरिन तमिलनाडु में यहाँ पड़ेगा। हल्दिया पश्चिम बंगाल में यहाँ पड़ेगा। तो पश्चिम में है कौन सा? कोच्चि है, तो कोच्चि क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसको भी देख लेते हैं, पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो है ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, इधर है। कोच्चि कहाँ पे? केरल में, इधर में। तूतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तूतीकोरिन, क्योंकि तूतीकोरिन कहाँ पे? पूरब में है, तमिलनाडु में हो, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो आपका हो जाएगा जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि या फिर वायु प्रदूषण। राइट आंसर इसमें जल प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट है भू निम्नीकरण का कारण क्या है? तो भू निम्नीकरण का जो कारण है ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें प्रतिकर्ष कारक का जो कारण है उत्तरदायी में, वो प्रवास के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, या फिर जो है भू निम्नीकरण के लिए, या फिर वायु प्रदूषण के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये प्रवास के जो है कारक हैं। प्रवास दो प्रकार कारक होता है, एक प्रतिकर्ष कारक, दूसरा अपकर्ष कारक होता है। तो दोस्तों ये 90 प्रश्न थे और इसका उत्तर भी यहाँ मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने उत्तर में संशोधन भी किया है तो आप उसे देख लेंगे। बाकी जो है ये पूरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्प पे क्वेश्चन है जो मैंने पूरी कोशिश की कि आप तक सही तक जो है आंसर पहुँचे। फिर भी कोई अगर आपको लगता है कि इसमें डाउट है तो आप कमेंट करिएगा और सही जवाब बताने की कोशिश करिएगा ताकि और लोगों को पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।